आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हाँ जी, गुड इवनिंग भाई सबको। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक ये भाई आज का डाउट चैलेंज चल रहा है, इसके अंदर आप अपना डाउट वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आप टॉप 100 लर्नर्स में आते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डाउट पोस्ट किए हैं तो आपको ये अमेजोन वाउचर भी मिलेगा। ठीक है, डाउट पूछने के पैसे मिल रहे हैं। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो कि डाउट पूछो तो पैसे मिल रहे हैं। चलो जी, आगे शुरू करते हैं। अपनी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपन ने ये देखा था कि वॉइस क्यों लगाते हैं, है ना। थोड़ा अपने को हल्का फुल्का एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं जितना पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्योंकि मेन ना तभी मजा आता है जब फ्लो चल रहा हो, है ना। जैसे पिछली क्लास के अंदर अपन ने वो टेंस वाली बात पढ़ ली, फिर अब आगे पढ़ेंगे तो मतलब चीजें पजल नहीं होनी चाहिए। जिसने पिछली क्लास नहीं लगाई थी भाई जरूर लगा लेना। एक बार मैं ऊपर ऊपर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, इस कोर्स के अंदर क्या हो रहा है वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देख लो, मेरी जो क्लासेस होती हैं एक चलती है 12:30 to 2। पहले टाइमिंग शाम के थे, अभी चेंज किए मैंने, आपके बैच से चेंज हुए हैं। ये मेरी क्लासेस के टाइमिंग है जो मैं लिख रहा हूँ। 12:30 to 2 जो है ये वाला जो टाइमिंग है, इसके अंदर जनरली आमतौर से वोकैब या प्रैक्टिस बैच आएंगे, वोकैब या फिर प्रैक्टिस बैच। एक ये बीच में सिर्फ मेंस के लिए वॉइस नरेशन बच्चों की डिमांड थी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज इस टाइमिंग पे ये वोकैब या प्रैक्टिस बैच का टाइमिंग रहा करेगा। 2:30 to 3:30 ये बेसिकली फ्री प्रैक्टिस का टाइम है। ये स्पेशल क्लास जो होती है ना, ये फ्री क्लासेस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्री क्लास है तो इसमें कंटेंट बेकार है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सीधा सीधा 50 मिनट्स, ये अपना 60 मिनट्स में 50 या 60 क्वेश्चन होते हैं, जितने भी वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है। कई बार 50 हो जाते हैं, कई बार 55 हो जाते हैं, कई बार 60 हो जाते हैं, कई बार 40 ही हो पाते हैं। वो मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी पे भी डिपेंडेंट होता है, कितना एक्सप्लेन करना है उस पर भी, लेकिन 50 जनरली जो एवरेज है वो 50 क्वेश्चन की है। ठीक है, आज भी होगी ये क्लास। 4 to 6 वाले के अंदर ग्रामर होती है, ये नाउन नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल बेसिक से लेके। इसका नया बैच आएगा 25 मई को। 25 मई को नया बैच आएगा। एक प्रैक्टिस बैच मेंस को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच 5 मई को नया आएगा। ठीक है, और अभी जो चल रहा है उसका आपको पता ही है। ये है जी पूरा मेरी क्लासेस का सिस्टम कि कितने बजे कौन सी कहाँ पे क्या क्लास होती है। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। CHSL के लिए भी कोई प्रैक्टिस बैच लाइएगा बच्चे। CHSL CGO सी स्टैनो सबकी इंग्लिश सेम है, परेशान मत होइए। ठीक है, इस वहम से पहले तो इस एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस का लेवल पता होना चाहिए। तो पहले तो इस वहम से ही बाहर आओ कि CHSL के लिए कोई अलग ही बैच आएगा वही पढ़ना चाहिए, CGL वाला नहीं पढ़ना चाहिए। इससे बाहर आओ। चलो जी, पैसिव वॉइस का यूज आखिर हम क्यों करते हैं बताया था। डूअर अननोन होता है तब यूज करते हैं, जब डूअर ऑब्वियस होता है तब यूज करते हैं, डूअर इरेलेवेंट होता है तब यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए करते हैं, लीगल स्टेटमेंट में प्रेफर करते हैं पैसिव को। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा रीजन यही होता है कि जब अपने को रिसीवर पर स्ट्रेस डालना। ठीक है जी, ये पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। मान लीजिए किसी ने कहा गाड़ी किसने चुराई है ना, गाड़ी किसने चुराई है, मोहन ने चुराई है जी गाड़ी। अगर आपको डूअर पर स्ट्रेस डालना है, अगर आपको डूअर पर स्ट्रेस डालना है तो इसका मतलब डूअर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको डूअर पर स्ट्रेस डालना है तो आपको डूअर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब लगती है वॉइस एक्टिव। क्या चुरा लिया मोहन ने इस बार, अरे क्या चुराया मोहन ने इस बार। अगर आपको रिसीवर पर स्ट्रेस डालना है तो रिसीवर को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है बोलने वाले पे, एक्टिव में कब बोला जाएगा, पैसिव में कब बोलना जाएगा, डिपेंड करता है कि बोलने वाला स्ट्रेस किस चीज पर डालना चाहता है। ठीक है जी, मान लीजिए मैं कहूँ ये क्वेश्चन किसने सॉल्व किए हैं, तो अब डूअर इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो बंदा जवाब देगा वो डूअर पे स्ट्रेस डालेगा, वो कहेगा मोहन सॉल्व द क्वेश्चन, मोहन ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, अरे मोहन ये 2 घंटे से मैं जब बाहर था तूने क्या किया, मोहन तूने किया क्या पिछले 2 घंटे में। अब वो पैसिव में बोलेगा, क्योंकि जो चीज करी गई ना, जिस पर वो एक्शन किया गया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डूअर तो मोहन ही है, पता ही है। वो कहेगा सम क्वेश्चंस वर सोल्व्ड बाय मी, सम क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड बाय मी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने। कुछ सारी बात समझ में। तो डिपेंड करता है कि बोलने वाला जो है वो किस चीज पर स्ट्रेस डालना चाहता है। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सारी जिंदगी से आप रूल रटते आ रहे थे वो उनको लॉजिकली कैसे आपको समझाया। देखिए, आपने ये रूल रटा हुआ है
कि एक्टिव टू जो पैसिव जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। क्यों बना रहे हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट? क्योंकि पैसिव लिखते ही इसलिए हैं सर, क्योंकि पैसिव लिखते ही इसलिए हैं ताकि जो पहले रिसीवर था उस पर स्ट्रेस डाला जाए। पहले रिसीवर पर स्ट्रेस डालने के लिए क्या करते हैं? पहले जो रिसीवर था उस पर स्ट्रेस डालने के लिए क्या करते हैं? उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आखिरी सब्जेक्ट को बाय के साथ क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना मीनिंग चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है। ऐसा नहीं पहले मोहन ने गाड़ी चुराई थी अब गाड़ी मोहन को चुरा देगी, ऐसा नहीं है। तो एक्टिव टू पैसिव जाओ चाहे पैसिव टू एक्टिव जाओ, मीनिंग चेंज नहीं होता है। इतनी बात आई समझ में? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मोहन है इसको बाय प्रीपोजिशन के साथ लिखने से क्या होगा? ये बाय एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो डूअर को दिखाती है, डूअर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको बाय के साथ लिखने से क्या होगा कि लिसनर को पता चल जाएगा कि इस सेक्शन का जो डूअर है वो मोहन ही है। क्लियर होगी इतनी बात? बाय प्रीपोजिशन हो गया, मोहन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस बार ये कार सब्जेक्ट बनेगा। आखिर सर स्टोल को इसमें क्यों चेंज किया? देखो, स्टील स्टोल स्टोल मतलब होता है चुराना। मोहन ने कुछ चुराया, अब गाड़ी तो चुराएगी तो नहीं, गाड़ी को तो चुराया जाएगा। ये जो रिसीवर वाला मीनिंग होता है ना, जैसे खाना का खाया जाना, खेलना का खेला जाना, चुराना चुराया जाना, पढ़ना पढ़ा जाना, ये वाला जो मीनिंग है ये बी की फॉर्म प्लस V3 से आएगा। पैसिव की आपने पहचान देखी होगी, बी की फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो मीनिंग है बी की फॉर्म प्लस में V3 से आता है। समझ आया? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? बी की फॉर्म प्लस V3 आ रहा है। यहाँ पे बी की फॉर्म प्लस में V3 आ रहा है। इसलिए क्यों लगाना पड़ रहा है बी की फॉर्म में बी की फॉर्म प्लस V3? क्योंकि अब रिसीवर सब्जेक्ट बन गया। गाड़ी किसी को चोरी नहीं करेगी, गाड़ी को चोरी किया जाएगा, इसलिए बी की फॉर्म प्लस V3 लिखते हैं। सर बी की तो और बहुत सारी फॉर्म है, इज है, एम है, आर है, बीन है, यही वॉज ही क्यों लगाई? क्योंकि पहले पास्ट में था। एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त ना टेंस चेंज होता है ना मीनिंग चेंज होता है। अगर पहले पास्ट इंडेफिनिट था तो अब भी पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट था अब भी पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। तो पास्ट के लिए क्या है? वॉज वर है, कार सिंगुलर है इसलिए वॉज आया। तो ये थी बच्चे वो थ्योरी, ये थी वो थ्योरी जो मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको एक्टिव पैसिव का बेसिक बताया कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, क्यों लगाते हैं, कहां लगाते हैं, ये जो रूल है ये क्यों बने हुए हैं, ये सारी बातें। चलो जी, फिर आगे क्या हुआ? आगे मैंने हल्का सा आपको टेंस का आइडिया बताया, क्योंकि आप, मैं कहूंगा कि पहले पास्ट में तो बाद में पास्ट में होगा, पहले प्रेजेंट परफेक्ट है तो बाद में प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जब बच्चे को टेंस का ही नहीं पता होगा तो फिर वो कैसे कर पाएगा? जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने पिछली क्लास नहीं लगाई, बच्चे क्लास आपको लगानी है। इस बैच की जो पिछली क्लास है वो आपको देखो जरूर लगानी है। ठीक है, अब मैंने यहां से आपको टेंस पहचानना सिखाया कि आईएनजी देखते ही समझ जाया करो कि कॉन्टिन्यूस टेंस है। आईएनजी देखते ही समझ जाना कि कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब कॉन्टिन्यूस में कौन सा है? इज, एम, आर आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, विल बी, शैल बी आए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही समझ जाना परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट टेंस में कौन सा है? हैज, अब आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आए तो पास्ट परफेक्ट, और विल शैल के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फ्यूचर परफेक्ट। कहानी आ रही है समझ में? अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसकी क्या पहचान है? बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी, बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी आ रहा है, बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी आ रहा है, बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी आ रहा है। समझ आना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? हैज है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड हो तो पास्ट परफेक्ट, विल है शैल हो तो फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे इनडेफिनिट जो टेंस है, V1 आए तो प्रेजेंट डेफिनिट, V2 आए तो पास्ट इंडेफिनिट, विल शैल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर आपको इनकी प्रैक्टिस कराई। कुछ याद आ रहा है? एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, दूसरी भी कंप्लीटेड, तीसरी फॉर्म भी कंप्लीटेड। कैसे पता चला ये थर्ड है? हेल्पिंग वर्ब लगी हुई। थर्ड फॉर्म लगी हुई तो इससे मुझे पता चलेगा कि परफेक्ट टेंस है। थर्ड फॉर्म है तो इससे मुझे पता चल गया परफेक्ट टेंस है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, इससे मुझे पता चल गया प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आईएनजी देखते मुझे पता चल गया कॉन्टिन्यूस टेंस है। वॉज लगा हुआ तो इससे मुझे पता चल गया कि पास्ट है। टीचर्स वर्ब की पहली फॉर्म में इससे मुझे पता चल गया प्रेजेंट डेफिनेट है। बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी देखते मुझे पता चल गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हैज देखते पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है भैया। आईएनजी देखते मुझे पता चल गया कॉन्टिन्यूस है। इस देखते मुझे पता चल गया प्रेजेंट है। सॉल्व वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते मुझे पता चल गया तो पास्ट इंडेफिनिट है। ब्रॉट, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई, इसका मतलब V3 है। V3 देखते ही कौन सा टेंस हो जाता है? परफेक्ट टेंस हो जाता है। हैड से पता चल गया पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन गया। ये V2 अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, 12 के 12 टेंस में इकलौते टेंस में आती है, इसका नाम पास्ट इंडेफिनिट। विल देखते मुझे पता चल गया फ्यूचर है। विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। ऐसे ही यहाँ पे फिनिश्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई तो परफेक्ट टेंस बनाएगा। अब परफेक्ट कौन सा? विल से पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट बनाएगा। कम वर्ब की पहली फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देगा। पिछली क्लास में ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर मैंने आपको हल्का फुल्का इन छोटे छोटे सेंटेंसेस का करना सिखाया। एक बार फिर से सारी कथा दोबारा करते हैं ताकि आप आगे वाले सेंटेंसेस को कर पाए। ठीक, आइए जरा। मैंने बोला ये छोटे छोटे स्टेप हैं, थोड़ा ध्यान से। काफी सारे मैं बना के दिखाऊंगा, फिर बाकी आगे तुम बनाना। छोटे छोटे से हैं, देखो एक बार। सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया। देखो बच्चे, ज्यादा तो बात मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना पक्का है कि अगर आप ये मेरी 15 क्लासेस लगा लेते हैं तो वॉइस और नरेशन का एक भी प्रीवियस ईयर सवाल गलत नहीं होगा। ढंग से ईमानदारी से सारी क्लासेस को पढ़ना। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कम से कम आपके, ज्यादा नहीं तो 100-150 जरूर प्रैक्टिस करा दूंगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 100-150 में जरूर प्रैक्टिस करा दूंगा इसी बैच के अंदर ही। ठीक है जी, आइए जरा। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लेज क्या होगी, वर्ब होगी, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बस ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, पैसिव लिखी इसलिए जाती है ताकि रिसीवर पर सेस डाला जा सके। जो पहले रिसीवर था, जो पहले ऑब्जेक्ट था, उस पर सेस डालना है, और सेस डालने का क्या तरीका है, उसको सब्जेक्ट बना देना। अब सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट बना के लिख देना। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख दो। अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जो पहले सब्जेक्ट था, क्योंकि इस बार तो सब्जेक्ट क्रिकेट बन गया, ये बनेगा बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सर मीनिंग चेंज नहीं करना। ऐसा थोड़ी है कि पहले मोहन क्रिकेट खेला था, अब क्रिकेट मोहन को खेल देगा, मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा। तो कैसे पता चलेगा कि पहले डूअर मोहन था, अभी डूअर मोहन है, उसको बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख दो, उसको अब बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख दो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि पहले प्ले का मतलब था खेलना, अब मोहन तो कुछ खेलेगा, क्रिकेट थोड़ी कुछ खेलेगा, क्रिकेट को तो खेला जाएगा ना भाई, क्रिकेट को तो खेला जाएगा। तो यहाँ पे बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर क्रिएट करना बड़ा सबसे क्रूशियल जो पॉइंट है ना, बाकी तो कुछ भी नहीं है, मेन पॉइंट यही है। सबसे पहले आप V3 लिख दो, प्ले की V3 क्या होती है, प्लेड होती है, ये लिख दो और उसको भूल जाओ, ये लिख दो और इसको भूल जाओ, ये सोचो कि यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, ये सोचो कि यहाँ पे है ही नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, जो पहले स्ट्रक्चर था वो तुम्हें बी की फॉर्म से क्रिएट करना है। पहले कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वो ये प्ले जो लिखी हुई वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म है, अरे हाँ क्या ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। अब मुझे बताओ बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म याद होंगी, ये चार्ट पीछे गया देखो, ये रहा, ध्यान से देख लो। बी की पहली फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, दूसरी फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, तीसरी फॉर्म क्या होती है, बीन, और आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। क्लियर है इतनी बात। इसी में आप चाहो तो बेस फॉर्म भी लिख सकते हो, इसको कहते हैं बेस फॉर्म, बेसिक फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग सब में बेसिक फॉर्म क्या है, गो। ईट, एट, ईटन में बेसिक फॉर्म क्या है, ईट। तो ऐसी जो बेसिक फॉर्म होती है वो होती है बी, वो भी पहली फॉर्म में ही आती है। ठीक है, अब तुम्हें जब पता चल गया कि पहले यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ, यानी यहाँ पे कौन सी लिखी हुई, पहली लिखी हुई, तो बी की भी पहली लगेगी। बी की पहली कौन सी है, बी की पहली कौन सी है, इज एम आर। क्या क्रिकेट के साथ एम आ सकता है, नहीं। क्या क्रिकेट के साथ आर आ सकता है, नहीं। इज लगाइए, पैसिव तैयार, इज लगाओ, पैसिव रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट पे बच्चे, सारा पिछली क्लास का भी दोबारा इसलिए रिवाइज करा है क्योंकि बीच में 2 दिन की छुट्टी आ गई तो आपका फ्लो टूट गया होगा। ठीक है, और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं लगाई है, लगा लेना बच्चे, क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आएगा और एक एक चीज लॉजिकली समझ में आएगी। ऐसे रटना नहीं है, रट्टू तोते नहीं बनना कि V1 का पैसिव होता है इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो रट्टू तोते नहीं बनना है। समझना है चीजों को, क्या लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, यही क्यों लगा रहा हूं। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। क्यों करते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सर पैसिव इसलिए लिखा जाता है ताकि हम, पैसिव को हम लिखते ही इसलिए हैं ताकि हम रिसीवर पर स्ट्रेस डाल सके, ताकि हम रिसीवर पर स्ट्रेस डाल सके। रिसीवर कहां से आएगा, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो रिसीवर था, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया, तो इसको मैंने क्रिकेट लिख लिया। ठीक, ये नीचे सब्जेक्ट आ गया। अच्छा, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सर पहले मोहन डूअर था ना, अभी तो मोहन ली डूअर रहेगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन बाय का यूज करते हैं। बाय डूअर को दिखाने वाली प्रीपोजिशन होती है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि मोहन तो कुछ खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, क्रिकेट थोड़ी कुछ खेल रहा हो सकता है, क्रिकेट को तो खेला जा रहा होगा। तो ये जो जा रहा होगा वाला जो मीनिंग है ना, जाने वाला मतलब रिसीवर वाला जो मीनिंग है, वो बी की फॉर्म प्लस V3 से आता है। तो पहले काम करो, तुम प्लेड लिखो और भूल जाओ, पहले काम करो V3 प्लेड लिख दो और भूल जाओ इसको। अब तुम सोचो कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फिलहाल क्या स्ट्रक्चर है, इज प्लस V1 प्लस ING का स्ट्रक्चर है, यानी बी की फॉर्म प्लस ING का स्ट्रक्चर है, बी की फॉर्म प्लस में ING का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप ऐसा सोचो कि अपने को फिर से वही बी की फॉर्म प्लस ING का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है और बी की फॉर्म की मदद से क्रिएट करना है, क्योंकि V3 तो अपन यहाँ पे लिख चुके, अब प्ले का यूज नहीं होगा। अब जो बाकी लगेगा वो जो पहले दिया हुआ है और बी की फॉर्म का यूज करके लगेगा। पहले से हेल्पिंग वर्ब है, पहले से हेल्पिंग वर्ब है इज, और ING फॉर्म लिखनी है, तो फिर क्या लगा देंगे अपन, क्रिकेट के साथ आर तो आएगा नहीं, एम तो आएगा नहीं, प्रेजेंट ही रखना है, तो मैंने इज लगाया और ING को बीइंग ये लगा दिया। अब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब बनेंगी, इज भी लगाना पड़ेगा और बीइंग भी लगाना पड़ेगा। इज ये बताएगा कि ये प्रेजेंट है, बीइंग ये बताएगा कि ये कॉन्टिन्यूस है। कहानी आ रही है समझ में, धीरे धीरे और क्लैरिटी आती जाएगी। सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नहीं थी तो यहाँ पे एक ही रह गई, यहाँ पे ऊपर कोई नहीं थी तो यहाँ पे एक रह गई, यहाँ पे ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब थी तो यहाँ पे फिर 2 क्रिएट हो जाएंगी। इसको देखो, फिर से वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, क्रिकेट लिख दिया, फिर से वही मोहन था, इसको बाय मोहन लिख लिया। ठीक है, अच्छा फिर से वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और भूल गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और भूल गए, दिमाग से निकाल दिया बिल्कुल।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है हैज के साथ V3, ये स्ट्रक्चर है हैज के साथ V3। बच्चे यहाँ पे कई बार हैव भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे कुछ और लिख देता ना, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, मान लो मैं लिख देता मोहन हैज प्लेड क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, तो जब क्रिकेट एंड वॉलीबॉल सब्जेक्ट बन जाता, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता, तो वर्ब प्लूरल आती, हैव आता। तो ऐसे में सोचना अगर उधर हैज आ रहा तो इधर भी हैज ही आएगा, नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। अब नया सब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट है, बाई चांस वो सिंगुलर ले रहा तो हैज का हैज ही रह गया। अगर मान लो कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, मान लो कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, ऐसे होता मोहन हैज प्लेड मैनी गेम्स होता, तो फिर मैनी गेम्स जब सब्जेक्ट बनता तो वर्ब प्लूरल आती ना। अरे आ रही है बातें समझ में जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल क्रिकेट है, तो वही अब टेंस सेम रखना है। हैज प्लस V3 का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा। ये वाला V3 आपने लिख दिया, इसको भूल जाओ, इस V3 को तो लिखो और बस भूल जाओ। और अब बी की फॉर्म से वही स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करो। पहले हैज हेल्पिंग वर्ब थी, लो मैंने हैज हेल्पिंग वर्ब लिख ली, मतलब हैव की फॉर्म। अच्छा, उसके बाद अब ये V3 कहां से लगाओगे, बी की V3 क्या होती है, बीन होती है। लो जी पैसिव तैयार। पहले एक हेल्पिंग वर्ब थी, एक बी की फॉर्म से आ गई, लो जी बन गया। कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो नीचे बी की फॉर्म से वही स्ट्रक्चर बनाना होता है जो ऊपर होता है। ये V3 लिखो और भूल जाओ। यहाँ पे हैज प्लस V3 है, यहाँ पे भी हैज प्लस V3 बनेगा। यहाँ पे इज प्लस ING है, यहाँ पे भी इज प्लस ING बनेगा। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 बनेगा। तभी तो टेंस सेम रहेगा। एक्टिव टू पैसिव जाओ चाहे पैसिव टू एक्टिव जाओ, टेंस सेम रहता है। काफी बच्चों को थोड़े से ऐसे लॉजिकल लग रहा होगा जो आपने आज तक रटा ना। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो क्यों होता है समझ में आ रहा है, टेंस सेम रखने के लिए होता है भाई वो, ताकि टेंस सेम रहे। इस पे आओ। मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। अब वो क्यों पॉसिबल नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जबरदस्ती का देखो, कई लोग इसका जबरदस्ती का आपको जिनेड विनेड बना के इसको कराना सिखाएंगे, बट पैसिव पॉसिबल है नहीं बच्चे इसका। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो चार में से जो आपको पढ़ने में बेस्ट ऑप्शन लगे वो अपन लगा देंगे, अदरवाइज ये पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि इसका पैसिव अपन बनाते नहीं। उसको आप इसको बनाओगे तो ही समझ में आ जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, मैंने यहाँ पे क्रिकेट लिख दिया। जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनका पैसिव नहीं बनता, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता। अभी बताता हूं क्यों नहीं बनता, देखना जरा। अब यहाँ पे मैंने बाय मोहन लिख दिया, यहाँ पे मैंने बाय मोहन लिख दिया। इतनी कहानी क्लियर है। हाँ, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट डेफिनेट एक ही बात होती है भाई। अब यहाँ पे जरा समझिएगा कि मैंने V3 लिखा और मैं भूल गया, मैंने V3 लिखा और मैं भूल गया, ठीक है। अच्छा, अब पहले क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, पहले क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस में ING, हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस में ING, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING स्ट्रक्चर बन रहा है, हाँ क्या ना। अब वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, हैज बीन बीइंग प्लेड, ऐसा हो जाएगा। हैज बीन बीइंग प्लेड, ये ऐसा हो जाएगा, हाँ क्या ना। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम ना 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं, मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। वो भी पता कब, जब मॉडल आ रहा हो। वो भी पता कब, जब मॉडल आ रहा हो। आ रही है मेरी बात, समझ क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि आपने बीन प्लस V1 प्लस ING का स्ट्रक्चर अगर यहीं क्रिएट कर दिया ना, तो फिर इस V3 का कोई मतलब नहीं बचेगा। मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, वो भी सिर्फ तब आ सकती है जब वहां पे मॉडल आ रहा हो। जैसे होता है ना, शुड हैव बीन स्टडिंग, यू शुड हैव बीन स्टडिंग। ऐसे ऐसे ये तीनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इकट्ठी नहीं आ सकती कि हैज भी लगा दो, बीन भी लगा दो, बीइंग भी लगा दो और फिर V3 लिख दो। आपको बुक्स वगैरह के अंदर साफ साफ लिखा मिलेगा कि इसका पैसिव नहीं होता। और वो क्यों नहीं हो पा रहा बच्चे, क्योंकि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होगी। और दूसरी बात एक चीज समझने की कोशिश करना, बीन प्लस V1 प्लस ING, बीन प्लस V1 प्लस ING जो है ना, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाता है अपना। तो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा कर दिया, तो फिर इस V3 का रोल खत्म हो जाएगा। जब ये आप लिखते ना हैज बीन सिंगिंग, तो ये मेन वर्ब बन जाएगा यहाँ पे। ये परफेक्ट मतलब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING होता है। तो यही स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, इसका रोल नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने दो दो ऐसी फॉर्म लगा दी बी की। ऐसा नहीं कि दो बी की फॉर्म आती नहीं, यहाँ पे भी दो बी की फॉर्म आई है, यहाँ पे भी दो बी की फॉर्म आई है, इसमें भी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी और ये वाली बीइंग के साथ लग के पैसिव बनाने के काम आ जाएगी। इसका काम है प्रेजेंट को दिखाना, और इस बीइंग प्लस V3 का काम है पैसिव को रिप्रेजेंट करना। अब इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, अगर तुम देख पा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब हैज बनेगी, और इसके अंदर ये वाला जो है ये पैसिव का पार्ट हो जाएगा बीइंग के साथ लग के। लेकिन इस वाले सेंटेंस के अंदर हैज भी हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। अब इसमें से पैसिव का पार्ट किसको मानोगे, बीइंग को कि बीइंग को, एक ही जाएगी इसके साथ, फिर एक और बच जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। अब कुछ आ रही मेरी बात समझ में। इसलिए बोलते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव पॉसिबल नहीं है। मान लो कभी खुदा ना खास्ता पेपर में आ जाता है, मान लो कभी खुदा ना खास्ता पेपर में आ जाता है, तो फिर ये वाला बना के टिक करके आ जाना। क्लियर है। इस पर आइए, अब इसको अपने आप से ट्राई करो। अब आगे के जो है अपने आप जल्दी जल्दी 30-30 सेकंड तुम्हें दे रहा हूं, फिर मैं करा रहा हूं। 30-30 सेकंड तुम्हें दे रहा हूं, पहले तुम करो फिर मैं कराता हूं।
आपके वोकैब प्रो में से फंसे थे वोकैब सीजीएल में। चलो बढ़िया, बहुत वास्ट किताब है बच्चे, वो बहुत वास्ट किताब है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें से वोकैब फंसे ना। मोहन प्लेड क्रिकेट सब्जेक्ट बन गया। इतने वाले तो बिल्कुल लॉजिकली क्लियर हो गए होंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ताकि उस पर स्ट्रेस डाला जा सके, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख देते हैं ताकि डूअर वही रहे। अब मोहन क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेला जाएगा, मोहन क्रिकेट खेलेगा और क्रिकेट खेला जाएगा, एक ही जाएगा वाला मीनिंग कैसे आता है? बी की फॉर्म प्लस V3 से आता है। मैंने प्लेड यहाँ पे लिखा और मैं भूल गया, प्लेड यहाँ पे लिखा और मैं भूल गया। अवेलेबल है बच्चे, अमेजोन पे अवेलेबल है, थोड़ा सा ढंग से चेक करो। फ्लिपकार्ट पे नहीं है, अमेजोन पे है, ठीक है। अच्छा अब इसको देखिए, अब पहले जो टेंस था वही टेंस बनाना है। पहले क्या है? पहले क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करती है। तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, यानी बाद में V2 बनाना है, बाद में V2 बनाना है, हाँ क्या ना, बाद में भी V2 बनाना है। हाँ बच्चे है अवेलेबल, 250 रुपए की किताब है, डिलीवरी फ्री है, ठीक है। 250 रुपए की किताब है, डिलीवरी उसके अंदर ही है, ठीक। अब पढ़ लें प्लीज, आ जाओ। वोकैब प्रो नाम से किताब बच्चे, वोकैब प्रो नाम से किताब है। आ जाइए अब। पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट था तो बाद में भी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। कैसे बनेगा? पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी। अब मुझे बताओ बी की सेकंड फॉर्म क्या होती? बी की सेकंड फॉर्म क्या होती? वॉज वर होती। क्रिकेट तो सिंगुलर है, वर तो आएगा नहीं। लो क्लियर हो गया। इस पे आइए, मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, फिर से क्या कर दें? क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दें, इसको बाय मोहन लिख दें, इसमें पहले से V3 लिख दूं। अब जो पहले स्ट्रक्चर था वही बी की फॉर्म से यहां क्रिएट होगा। पहले का स्ट्रक्चर था वॉज प्लस V1 प्लस ING का स्ट्रक्चर था, वॉज प्लस V1 प्लस ING का स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे भी वॉज प्लस V1 प्लस ING का स्ट्रक्चर रहेगा क्योंकि टेंस सेम रहना चाहिए, तो मैंने वॉज बीइंग प्लेड कर दिया। समझ में आया? इसको देखिए जरा, मोहन हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर हिज फादर केम। अब ये कम अगर आपको देख पा रहे हो तो कम के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कम इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या उसका पैसिव हो पाएगा? अगर किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या उसका पैसिव हो पाएगा? हाँ जी। अगर मैं आपको सेंटेंस दे दूं, शी वेंट टू दिल्ली, शी वेंट टू दिल्ली, क्या इसका पैसिव बनेगा? ये टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दिल्ली, तो इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव बनेगा ही नहीं। अगर मैं कह दूं अमन इज अ टीचर, तो क्या इसका पैसिव बनेगा? अगर आपने बेसिक ग्रामर भी पढ़ी है तो आपको पता है कि इज एम आर वाज वर ये सब लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं। अगर मेन वर्ब हो, इसमें कोई एक्शन होता ही नहीं, इसमें तो बस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, तो इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, तो इसका पैसिव कैसे हो सकता है? अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव संभव नहीं है। अब यहाँ पे कम वर्ब इंट्रांजिटिव है तो इसका तो पैसिव होगा नहीं, इसका हो सकता है क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। अच्छा तो कैसे पैसिव बना दें? फिर से वही, क्रिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा, बाय मोहन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लेड V3 तो देखो मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया। अब जो पहले स्ट्रक्चर था वही बी की फॉर्म की मदद से बनेगा। पहले का स्ट्रक्चर था हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर था, हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर था, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। हैड लिख दिया, V3 क्या लगा दूंगा? बीन की हैड में प्लेड। बोलो जी क्लियर हो गया? इसकी करिए ट्राई जरा। अब फिर वही बात है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, बीन है V1 प्लस ING, इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर वही हैड बीन बीन प्लेड ऐसा करके बनाना पड़ेगा अगर पेपर में बाई चांस कभी आ जाए, लेकिन ग्रामेटिकली इसका पैसिव पॉसिबल है नहीं। इसका क्या बनेगा? हाँ जी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे। प्लेड लिख दिया मैंने। पहले क्या स्ट्रक्चर है? फिलहाल क्या स्ट्रक्चर है? विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का स्ट्रक्चर है, विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। तो विल के साथ बी की बेस फॉर्म क्या होती है? बी। लो पैसिव तैयार। अरे एक एक स्टेप लॉजिकली समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस पर सेस डालना है। सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन के साथ क्यों लिख रहा हूँ? ताकि पता चले यही डूअर है।
ये बी की फॉर्म प्लस V3 क्यों बना रहा हूं? क्योंकि पहले मोहन खेलेगा क्रिकेट, किसी को खेलेगा नहीं, क्रिकेट को खेला जाएगा, खेला जाएगा, ये वाला मीनिंग कैसे आएगा? बी की फॉर्म प्लस V3 से आएगा। अब ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ये बी की फॉर्म तो बहुत सारी इस क्यों नहीं लगाया, वो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो पहले टेंस था वही रखना है। पहले अगर विल शेल के साथ वर्ब की बेस मारी थी यानी फ्यूचर इंडेफिनिट था, यहाँ पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। समझ आया? अब देखो इसमें भी वही दिक्कत आएगी जो बीन वाले में आ रही है, सेम दिक्कत इसके अंदर आएगी। देखना, क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया, बाय प्रीपोजिशन के साथ ये मोहन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें देखो जरा, अब फिर से वही बात मैंने प्लेड लिख के छोड़ दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है? विल प्लस बी प्लस वी वन प्लस में आईएनजी, विल प्लस बी प्लस वी वन प्लस में आईएनजी स्ट्रक्चर है। अब इसका मतलब यहाँ पे भी विल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आईएनजी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, विल बी बीइंग प्लेड, विल बी बीइंग प्लेड। यही मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि 3 हेल्पिंग वर्ब आती हैं जब मॉडल आए, बात एकदम ठीक है। लेकिन 2 बी की फॉर्म इकट्ठी, 2 बी की फॉर्म इकट्ठी जिसमें दोनों ही मेन वर्ब बन रही हो, ये पॉसिबल नहीं। 2 बी की फॉर्म इकट्ठी जिसमें दोनों ही मेन वर्ब बन रही हो, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जो बीइंग होता है ना, इसको अपन मेन वर्ब का पार्ट मानते हैं इसके साथ, पैसिव के साथ। बी की फॉर्म जो होती है इज, एम, आर, वाज, वर, ये या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि दो दो बी की फॉर्म इकट्ठी आ जाए और ये वाली भी, ये वाली विल हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाली क्या बना दी आपने? ये मेन वर्ब का पार्ट बना दी, यानी 2 बी की फॉर्म आप इकट्ठी यूज करने लग रहे हो। यहां पे कुछ आ रही है मेरी बात समझ में? और दोनों बी की फॉर्म में से, दोनों बी की फॉर्म में से भी अगर आप देख पा रहे हो, ये विल आ गया, ये विल आ गया, तो ये वाली फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं मानी जाएगी। सॉरी, मैं इसको शायद हेल्पिंग वर्ब बोल गया पहले। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि दो दो बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह से आप यूज करना चाह रहे हो यहाँ पे, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद आपने वर्ब की बेस फॉर्म बनाई है ना, तो ये भी आपने बी की फॉर्म, ये भी बी की फॉर्म, दो दो बी की फॉर्म आपने इस मेन वर्ब से पहले यूज में कर ली। आ रही है बातें समझ? और एक और हेल्पिंग वर्ब भी है इसके अलावा, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये वैलिड नहीं है ग्रामेटिकली। फिर भी खुदा ना खास्ता कभी आ जाए पेपर में तो इसको अब ऐसा ही बना के चले आइएगा। ध्यान रखिएगा, जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, यानी 3 तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और चौथा है फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये 4 टेंस का पैसिव पॉसिबल नहीं। टोटल 12 टेंस होते हैं, 12 में से 4 निकल गए, यानी 8 पे ही आपको कमांड बनानी है। इसको देखिए जरा, मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर यू कम, मोहन क्रिकेट खेल चुका होगा तुम्हारे आने से पहले। अब कम का तो पैसिव होगा नहीं, वो आपको पिछली अभी सेंटेंस में बताया, जो पीछे अभी बताया उसमें ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दोगे रे, वो मैंने लिखा नहीं शायद, इसमें आगे बिफोर हिज फादर केम तो लिखना ही पड़ेगा, बिफोर हिज फादर केम, बिफोर हिज फादर केम लिखना तो ही पड़ेगा ही। ऐसा मत कर देना कि उसको छोड़ ही आए। ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे जब बनाएंगे तो ये आएगा नीचे। अब बस बात वही है कि क्रिकेट लिख दिया पहले मैंने, अच्छा बाय मोहन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, बाय मोहन लिख दिया और ये वाला यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब इसमें तुम्हें पता है कि पहले तो V3 लिख दूंगा, पहले तो V3 लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? विल प्लस है प्लस V3 का स्ट्रक्चर बन रहा है, विल प्लस है प्लस V3 का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो जरा, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे विल लिखा, फिर हैव लिखा, और V3 क्या है? बीन, विल हैव बीन प्लेड। समझ में आया? ये फिर से वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, इसका पैसे पॉसिबल नहीं है। ये था जी वॉइस का बेसिक, ये था वॉइस का बेसिक। एक्चुअली इतना कंटेंट अपनी पिछली क्लास में कवर होना चाहिए था, वो घर पे कोई गेस्ट आ गए थे तो उस चक्कर में वो लास्ट के 15-20 मिनट का छूट गया था, कुछ आज मैं रिवाइज कराने लग गया। तो इतना जो बेसिक था कंटेंट था ये वॉइस का। अब अपन आगे कुछ हर सेंटेंस अपने कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। अब जितने सेंटेंसेस पढ़ेंगे हर सेंटेंस अपने को कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। बेसिक सेम रहेगा, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वही सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन के साथ लिखना, वही बाकी सब कुछ सेम रहेगा। छोटी छोटी बातें हर सेंटेंस के अंदर चेंज होती रहेंगी। आइए देखते हैं। पहले असर्टिव सेंटेंसेस करा रहा हूं मैं आपको, पहले असर्टिव सेंटेंसेस करा रहा हूं। हर एक स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको पहले 1 मिनट आपको पूरा दूंगा। कमेंट मत करिएगा ताकि बाकी लोग भी सोच पाए, नहीं तो फिर मेरे को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आराम से बनाइएगा, कॉपी पेन उठा लीजिए, जिसने नहीं उठाया कॉपी पेन उठा लो। 1 मिनट आप लगाना, फिर नोटिस करना आपने क्या गलतियां करी, ठीक है। फिर नोटिस करना कि आपने क्या गलतियां करी, ताकि पेपर में ना हो पाए। 1 मिनट आप लगाओ, फिर अपन इसको, मतलब 1 मिनट का टाइम मैं आपको दिया करूंगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा।
हाँ जी, बनाया। पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। अगर मैं इसको पूरे को सेंटेंस को तोड़ूं तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या है, एडवर्ब है, एवर क्या है, एडवर्ब है, स्कोल्ड क्या है, मेन वर्ब है, सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव तो आपको पता नाउन के साथ ही रहेगा, हिज और सन तो इकट्ठा ही रहेगा, तो मैंने सब्जेक्ट बना दिया हिज सन को, सब्जेक्ट मैंने बना लिया हिज सन को, ठीक है। अब ये जो राजेश है मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, लो जी बाय राजेश, जो पहले सब्जेक्ट था उसको बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख दिया, ठीक। यहाँ पे स्कोल्डेड लिख दो, यहाँ पे मैंने स्कोल्डेड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये डजंट एवर स्कोल्ड, पहले तो मुझे इसका टेंस बताओ कि टेंस क्या है, ये कौन सा टेंस है, डू डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म कौन सा टेंस होता है, ये डू डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म कौन सा टेंस होता है ये, हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा कि फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, क्या डू डज का यूज अब यहां पे कर सकते हैं, क्योंकि डू डज के साथ कभी इज एम आर आता है, ही डज इज प्लेइंग, डू डज के साथ कभी इज एम आर तो आता नहीं, और इज एम आर पैसिव के लिए मैंडेटरी है, तो डू डज तो बच्चे यहाँ पे आ नहीं पाएगा, डू डज तो इसके अंदर आ नहीं पाएगा, ठीक। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट है तो बाद में प्रेजेंट डेफिनेट रखना, यानी वर्ब की पहली फॉर्म लगानी, यही बात हुई ना, प्रेजेंट डेफिनेट वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और बी की पहली फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, सन के साथ एम आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, इज आएगा, ठीक है। पहले नेगेटिव था तो बाद में भी नेगेटिव रखोगे, नॉट लगाओगे। अब मुझे बताओ ये जो नेवर है, सॉरी ये जो एवर है, इसकी पोजीशन अपन क्या रखें, इसकी पोजीशन क्या रखें, his son is ever not scolded, his son is not ever scolded, his son is not scolded ever, his son is not scolded by Rajesh ever। इस एवर को मैं कहां रखूं, ध्यान रखिएगा, एडवर्ब की जो पोजीशन पहले यूज हो रही हो आप वही प्रेफर करिएगा, जिस पोजीशन पर पहले आ रहा है एडवर्ब उसको वहीं प्रेफर करिएगा। पेपर के प्रेशर में कई बार क्या होता है, हमें पढ़ने बोलने में सारे सही लगने लग जाते हैं। अभी जो मैंने बोला ना, his son is not ever scolded और his son is not scolded ever by राजेश, ये वाला भी पेपर के प्रेशर के अंदर आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले एवर की पोजीशन कहां थी, मेन वर्ब से पहले, तो अब भी एवर की पोजीशन मैंने कहां रख ली, मेन वर्ब से पहले। जब आपको कुछ ना समझ आए तो सिंपल सा लॉजिक है, एडवर्ब की पोजीशन जो पहले थी उसी को मेंटेन कर लीजिएगा। अब एक बच्चे का डाउट आएगा, सर ये नेवर लिख सकते हैं, एक बच्चे, लो आ गया, चलो धीरे धीरे मेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा, टेंशन मत लो। और इसमें कोई अंतर्यामी और कोई बात नहीं है, एक्चुअली क्या है, ये इतनी बार मैंने चीजें पढ़ा दी, मुझे पता है कहां पे तुम क्या डाउट पूछोगे, तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने आप ही बता दूं। देखो, क्या सर इस नॉट एवर को नेवर लिख सकते हैं, हाँ बच्चे बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन अगर पेपर के अंदर, लेकिन अगर पेपर के अंदर ये नॉट एवर वाला ऑप्शन है ना, तो वही का वही रखना, उसको वही का वही रखना। हाँ लेकिन अगर सारे ऑप्शन में नेवर कर रखा हो, सारे ऑप्शन में अगर ये नॉट एवर को काट के नेवर लिख दे, जितने भी ऑप्शन है जिनके अंदर नॉट एवर को काट के नेवर लिख दे, तो फिर इसको टिक कर लेंगे। अब इतने इतने मजे नहीं लेगा वो कि नॉट एवर भी ऑप्शन में दे दे और नेवर भी ऑप्शन में दे दे, इतने मजे वो लेगा नहीं, ठीक है, ऐसे मजे वो लेगा नहीं। इज नॉट एवर अगर दे रखा है तो टेंशन मत लेना, जैसा पहले था तो नॉट एवर का नॉट एवर छोड़ देना, लेकिन अगर सारी ऑप्शन में नेवर 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 कर दिया तो फिर आप भी नेवर को गलत मत मानिएगा, नॉट एवर इक्वल टू नेवर ही तो है, बल्कि उससे छोटा है, कंसाइज है, अच्छा है। कहानी आ रही है समझ में, हाँ जी, चलो इसको बनाओ जरा। यूट्यूब वाले जो हैं, यूट्यूब वाले सारे सेंटेंसेस मैंने चेंज कर दिए, वो आप नोटिस कर रहे होगे, यूट्यूब वाले सारे सेंटेंसेस चेंज कर दिए, ताकि जिसने पहले यूट्यूब से भी कर रखा हो उसको ऐसा ना लगे ले यार बिल्कुल वही की वही डिट्टो क्लास चल रही है। आंसर कमेंट मत करो बच्चे अभी ना, 1 मिनट पूरा दिया करो बच्चों को, आंसर कमेंट मत करो, जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूं तब भले ही अपना कमेंट कर लेना, 1 मिनट दिया करो बच्चों को सोचने का।
ही वुड हैव नेवर मेड दिस मिस्टेक, उसने गलती कभी ना करी होती। मान लो कोई बंदा है, वो छुट्टी पे चला गया, उसने अपने भाई को भेज दिया काम करने के लिए, उसने कुछ तोड़ दिया है कुछ, यार गलत ही आ गए तुम तो भैया। अगर तुम्हारा भाई होता ना तुम्हारी जगह, उसने गलती कभी ना करी होती, उसने गलती कभी ना करी होती। ही वुड हैव नेवर मेड दिस मिस्टेक, ये सेंटेंस का मतलब है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दिस मिस्टेक कर दिया मैंने, दिस मिस्टेक। सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना है, मैंने बाय हिम लिख दिया, ठीक है। V3 लिखना है, मैंने मेड लिख के छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, वुड प्लस में हैव प्लस में ये नेवर तो एडवर्ब है, वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्या लिख देंगे, वुड हैव और बीन। अब ये नेवर बताओ कहां लिखोगे, ये नेवर बताओ कहां लिखोगे। दिस मिस्टेक वुड हैव नेवर बीन मेड, बीन नेवर मेड, क्या लिखोगे। अभी मैंने आपको छोटी सी एक यहाँ पे बेसिक पढ़ाते वक्त एक बात बोली थी कि ये जो बी की फॉर्म है ना, ये जो बी की फॉर्म है, इसको आप क्या मानोगे, इसको आपको मेन वर्ब का पार्ट मानोगे। मान लो पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ मैं बार बार आपको बोल रहा था ना कि ये जो बीइंग है इसको मेन वर्ब का पार्ट मानते हैं अपन। ये जो बी आईएनजी वाली जो बीइंग है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बीन है, इसको आप मेन वर्ब का पार्ट मानोगे। ऐसे कुछ आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी कभी एडवर्ब की पोजीशन की बात आएगी, जब भी कभी एडवर्ब की पोजीशन की बात आएगी और ये बीन या बीइंग लगे हो, तो इसको मेन वर्ब का पार्ट मानिएगा। तो बीन वर्ड ये मेन वर्ब का पार्ट माना जाएगा, तो इसके बीच में हेडवर्ब मत अड़ा देना। तो ये जो नेवर है यहाँ पे आएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, हर एक सेंटेंस अपने को कुछ ना कुछ छोटी छोटी नई, वो बेसिक कवर हो चुका है वॉइस का, इससे ज्यादा कुछ वॉइस में दम नहीं है, बेसिक हो चुका है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। पहले सेंटेंस ने हमें क्या सिखाया कि अगर एडवर्ब की पोजीशन ना समझ आए तो पहले जहां होती है वहीं रख देते हैं। यहाँ पहले मेन वर्ब में मेन वर्ब से पहले है, तो यहाँ भी मेन वर्ब से पहले टिका दी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या सीखा हमने, इसमें ये सीखा कि भैया ये जो बीन होता है या बीइंग होता है मेन वर्ब का पार्ट माना जाता है। अगर पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई ना बी की फॉर्म, तो बीन या बीइंग मेन वर्ब का पार्ट माने जाते हैं। तो अगर एडवर्ब रखने की पहले मेन वर्ब से पहले एडवर्ब है, तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच में नहीं, बीन से पहले आएगी, इसको यहां पे नहीं रखना है। क्या कर दिया यार ये मैंने, वुड इज कर दिया क्या, सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, उम्र हो गई अब। ठीक है जी, नेक्स्ट भाई। वुड इज को देखकर तुम क्या चकरा गए थे, मैं चकरा गया था भाई, ये क्या लिख दिया मैंने। बोल शायद मैं है भी रहा था, लेकिन लिख ही रहा हूँ, है ना। बोल मैं है भी रहूंगा, इसको करो जरा। अच्छा समझ गया, पहले है भी लिखा था, फिर मैं बाहर से वो वाला एग्जांपल समझाने के लिए आया, तब मैंने लिख दिया उसको, ठीक है। एक्चुअली मैं उसको ये वाला एग्जांपल समझ रहा था, ये वाला, इसको सोच के मैंने इजी लिख दिया था वहां। चलो इसको करो, कोई नहीं, 1 मिनट दो, इसको करो। अरे बच्चे ये नेवर बताया तो सही है, नेवर, ये नेवर की तो पोजीशन हुई। सारी कथा पढ़ ली और फिर करो सीता जी कौन थी, नेवर की पोजीशन कहाँ है। ये सारा क्लास किस लिए किया कि नेवर कहाँ लगाना है, टिक कर रखा है, क्रॉस कर रखा है, और तुम कह रहे हो नेवर कहाँ है। चलो, प्रिंसिपल हैज कॉल्ड यू एज वेल एज योर फ्रेंड, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। ये एज वेल एज होता है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, और ये बनेगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन एक बात और भी है कि एज वेल एज जो है ना,
आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एज वेल एज चीजों को ना भले ही प्रीपोजिशनल फ्रेज माना जाता है, ग्रामर के अनुसार ये भले ही प्रीपोजिशनल फ्रेज माना जाता है, लेकिन ये चीजों को कनेक्ट करेगा। मॉडर्न इंग्लिश में तो इसको बल्कि कंजंक्शन कहने लग गए हैं बहुत जगह। मॉडर्न इंग्लिश में इसको कंजंक्शन कहने लग गए हैं बहुत जगह। तो आप ऐसा मत बना देना यू हैव बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल एज वेल एज योर फ्रेंड। तब पता मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हें बुलाया गया है प्रिंसिपल के द्वारा और तुम्हारे दोस्त के द्वारा भी। ये एज वेल एज यू के साथ ही रखना ताकि ये मीनिंग आए। मीनिंग क्या है कि प्रिंसिपल ने बुलाया तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को, तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को ये पूरा इकट्ठा रखना पड़ेगा, वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ आया? तो यहां पे बनेगा यू एज वेल एज योर फ्रेंड। यू एज वेल एज योर फ्रेंड, भले ये प्रीपोजिशनल के साथ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, इसके साथ ही रखना पड़ेगा वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा। यू एज वेल एज योर फ्रेंड हैज बीन कॉल्ड। अब ये हैज बीन कॉल्ड कैसे आया, मुझे लगता है आप समझ में आने लग गया होगा। V3 लिखा मैंने कॉल्ड, यहाँ पे हैज प्लस V3 था, हैज के साथ बी की V3 लगा के स्ट्रक्चर बना दिया बाय द प्रिंसिपल। अब बच्चे कह रहे हैं सर हैव आएगा क्या यहाँ पे? बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे हैव आएगा क्या? बच्चे साथ लिखने को बोला है, लिखा है मैंने साथ लिखने को, लेकिन ये थोड़ी बोला कि अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। लो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, हैज ही ठीक है, हैव नहीं आएगा बच्चे। हैज ही ठीक है, हैव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एज वेल एज एक प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अबे यार क्या भांग पी लिए क्या आज? एक मिनट भाई, आज तो क्या हो रहा है? आज मैं, जो बच्चे मुझे पुराना जानते हैं यार, मेरे को आता है यार, ऐसे मत सोचना तुम। मैं कॉफी वॉफी बनवा लेता हूँ, मुझे लग रहा है ये दोपहर वाली क्लास मैंने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। हैव एज का चक्कर ही नहीं है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे हिम होता ना, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड हिम एज वेल एज हिज फ्रेंड, अगर ऐसा होता ना तब वो हैज या हैव का चक्कर पड़ता, और उस केस में पता अपन सिंगुलर ही लगाते, उस केस में अपन सिंगुलर ही लगाते। लेकिन यहाँ पे यू है, यू के साथ तो हमेशा ही वर्ब प्लूरल आती, तो यहाँ तो वो चक्कर ही नहीं पड़ा। सॉरी भाई यार ना, ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब भयंकर ही। तुम इस सेंटेंस को देखो, मैं ब्लैक कॉफी पी के आ रहा हूँ भाई, आज तो नाश हो जाएगा बैच का। अरे आता है यार मेरे को, इतना आता, तुम टेंशन मत ले जाना। कहीं सोचो गलत वलत पढ़ा देगा और ये वो नया है। चलो जी, आइए जरा। पढ़ाई से रिलेटेड है तो पूछ लो। आई वॉन्ट अ कार विद अलॉय व्हील्स। आई वॉन्ट अ कार विद अलॉय व्हील्स। क्या बनाया इसका? क्या बनाया? अ कार इज वांटेड बाय मी विद अलॉय व्हील्स। अ कार विद अलॉय व्हील्स इज वांटेड बाय मी। अभी विद अलॉय व्हील्स अगर तुम देख पाए हो तो इसको कार के साथ रखना पड़ेगा, हाँ के ना। एक आपने टर्म पढ़ी हुई ग्रामर में, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये विद अलॉय व्हील जो है, ये विद अलॉय व्हील्स जो है, ये विद अलॉय व्हील्स जो है, ये कार की विशेषता बताने वाला फ्रेज है, हाँ के ना। मुझे कैसी गाड़ी चाहिए? मुझे गाड़ी चाहिए अलॉय व्हील्स वाली। मुझे गाड़ी चाहिए अलॉय व्हील्स वाली, हाँ के ना। तो बेसिकली विद अलॉय व्हील्स ये जो फ्रेज है, ये तो गाड़ी की विशेषता बताने के लिए आया, तो एडजेक्टिव अगर आया है तो नाउन के साथ रहेगा। ऐसा तो है नहीं पहले एडजेक्टिव लिख दिया, पूरा सेंटेंस लिख दिया, सॉरी नाउन लिख दिया, पूरा सेंटेंस लिख दिया, लास्ट में एडजेक्टिव पटक दिया।
तो यहाँ पे ये जो विद अलॉय व्हील्स है ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। विद अलॉय व्हील जो है ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम कर रहा है और ये गाड़ी की विशेषता बता रहा है कि गाड़ी कैसी, हाँ कि ना। तो इसको गाड़ी के साथ ही रखना पड़ेगा। अ कार विद अलॉय व्हील्स, अ कार विद अलॉय व्हील्स इज वांटेड बाय मी। इज वांटेड कैसे बना, वांट वांटेड वांटेड, हाँ क्या ना। तो यहाँ पे V3 लिखा वांटेड, पहले अगर V1 था प्रेजेंट डेफिनेट था तो बाद में प्रेजेंट डेफिनेट बना दिया बाय मी। मर्जी आमिर, आमिर वो तुम्हारा डिसीजन है, वो आपका डिसीजन है, आपको रिकॉर्डेड देखना है कि वहां से शुरू करना है, वो बच्चे आपका डिसीजन है। लाइव देखोगे थोड़ा सा बेटर है, बाकी अगर उसमें समझ में आ रहा है ज्यादा टाइम नहीं है तो उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर हो गई इतनी बात। अ कार विद अलॉय व्हील्स इज वांटेड बाय मी। अब ध्यान रखना व्हील्स के हिसाब से यहाँ आर मत कर देना, विद प्रीपोजिशन है, व्हील्स इसका ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, सब्जेक्ट कार ही है जो कि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर सेंटेंस हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। पहले सेंटेंस ने हमें क्या सिखाया, पहले सेंटेंस ने हमें सिखाया कि एडवर्ब की पोजीशन वहीं रखता है जहां पहले थी, ठीक है। दूसरे सेंटेंस ने हमें सिखाया कि अगर बीन या बीइंग आ जाए तो उसको मेन वर्ब का पार्ट मानते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बीच में मत फंसा देना, उससे पहले आएगी। अगर यहाँ मेन वर्ब से पहले थी तो इसको मेन वर्ब का पार्ट मानते हैं इसलिए पहले आएगी, ठीक है। अच्छा सॉरी हेल्पिंग वर्ब कह रहा हूँ, एडवर्ब, एडवर्ब जो है इससे पहले आएगी। दूसरा, कई बार ये ना एज वेल एज या कोई और प्रीपोजिशन लगा के कुछ ना कुछ किसी नाउन की विशेषता बताई जाती है, नाउन के साथ कनेक्ट किया जाता है, जैसे एज वेल एज भी प्रीपोजिशन है। अब ये एज वेल एज जो है ये बेसिकली यू के साथ कनेक्टेड है, एज यू एज वेल एज योर फ्रेंड। तो ये एज वेल एज को अगर आप इससे अलग कर दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसका पैसिव ऐसे बना देता, यू हैव बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल एज वेल एज योर फ्रेंड, अगर मैं इसको ऐसा बना देता तो बेसिकली उसका मतलब हो जाता तुम्हें बुलाया गया प्रिंसिपल के द्वारा भी और तुम्हारे दोस्त के द्वारा भी बुलाया गया तुम्हें। अभी फिलहाल जो लिखा हुआ उसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को बुलाया। एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त ना मीनिंग चेंज करते हैं ना टेंस चेंज करते हैं। समझ में आया। हाँ जी। ऐसे ही इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि मुझे गाड़ी चाहिए अलॉय व्हील्स वाली, तो ये अलॉय व्हील्स वाली जो है ये तो गाड़ी की विशेषता ना यार, तो इसके साथ रखना पड़ेगा इसको, एडजेक्टिवल फ्रेज को अलग ना करें। पहले दो सेंटेंस ने हमें एडवर्ब की पोजीशन के बारे में सिखाया कुछ, दूसरे दो सेंटेंसेस ने हमें बताया कि अगर कोई एडजेक्टिवल फ्रेज आता है किसी नाउन के साथ, ऐसी चीज आती है जो उसी के साथ चिपका के रखनी, तो उसको अलग मत कर दीजिएगा। इसमें करिए कोशिश। क्या लगता है। पुलिस सब्जेक्ट है, अरेस्टेड वर्ब है, रंगा इसका ऑब्जेक्ट है, बिसाइड प्रीपोजिशन है, क्रिमिनल्स इसका ऑब्जेक्ट है, ये 5 और अदर क्रिमिनल्स के लिए आए। पुलिस ने रंगा को अरेस्ट कर लिया 5 और क्रिमिनल्स के अलावा। अरेस्ट तो रंगा और ये 5 और भी हुए, सबके सब अरेस्ट ही हुए हैं, सबके सब अरेस्ट ही हुए हैं। लेकिन बात क्या है, लेकिन बात क्या है कि हम करते क्या है, जब पैसे बनाते हैं तो वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट किसको बनाते हैं। हाँ जी। इसमें इसमें अभी फिलहाल जो लिखा हुआ, अभी फिलहाल जो लिखा हुआ ये दोनों लिखे हुए हैं, इनके अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं, इनके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं। डिफरेंस तब बड़ा क्रिएट हो जाता अगर ऐसे कोई लिख दे, डिफरेंस तब बड़ा क्रिएट हो जाता अगर ऐसे लिख दे, 5 अदर क्रिमिनल्स, 5 अदर क्रिमिनल्स, किसको मैं नीचे लिख लूं,
चलो वही लिखता हूं, दिख रहा है ना, वैसे ज्यादा टाइट तो नहीं हो गया ना। 5 अदर क्रिमिनल्स बिसाइड्स रंगा, 5 अदर क्रिमिनल्स बिसाइड्स रंगा वॉज स्लैश वर अरेस्टेड। अब बताओ, देखो अब इस वाले में मैंने क्या कर दिया, इस वाले में मैंने रंगा को सब्जेक्ट ना बना के, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बिसाइड्स प्रीपोजिशन है, क्रिमिनल सब्जेक्ट है, यहां भी रंगा सब्जेक्ट है और यहां भी रंगा ही सब्जेक्ट है। बिसाइड्स प्रीपोजिशन है, क्रिमिनल्स इसका ऑब्जेक्ट है, दोनों में, इनमें तो रंगा सब्जेक्ट है, लेकिन इस बार मैंने सब्जेक्ट क्रिमिनल्स को बना दिया क्योंकि मैंने बिसाइड्स के बाद रंगा लिख दिया। हाँ क्या ना। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मत बनाओ, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मत बनाओ, वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो ये फर्स्ट वाला तो देखो गलत माना जाएगा, ये वाला तो देखो गलत माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों की, ये दोनों ग्रामेटिकली ठीक है, दोनों के अंदर रंगा ही सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों के अंदर वॉज ही आएगा। दोनों के अंदर सब्जेक्ट रंगा ही है, इसलिए दोनों के अंदर वॉज ही आएगा। अब कौन सा स्ट्रक्चर प्रेफर करें पेपर में, पहली बात तो दोनों इकट्ठे आएंगे नहीं, लेकिन अगर बाय चांस आ भी जाए, अगर बाय चांस आ भी जाए, तो फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये मतलब लास्ट वाला, इनमें थर्ड वाला, ये रंगा वाला नीचे वाला, ये प्रेफर कर लो, क्योंकि पहले इस टाइप से लिखा हुआ था। अमित कह रहा वर क्यों नहीं, बच्चे बिसाइड्स प्रीपोजिशन है, क्रिमिनल्स इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रंगा है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वॉज आएगा। यहां भी बिसाइड प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रंगा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा नहीं क्या? ये दोनों सेकंड और थर्ड एकदम सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें कि इस सेंटेंस ने हमें क्या सिखाया कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाते, सब्जेक्ट बनाते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट को। और दूसरा, ये बिसाइड 5 अदर क्रिमिनल जो है, ये रंगा के साथ ही रखना, ऐसा मत कर देना रंगा वाज अरेस्टेड, रंगा वाज अरेस्टेड बिसाइड 5 अदर क्रिमिनल्स, बिसाइड्स 5 अदर क्रिमिनल, लास्ट मत पटकना इसको, इसके साथ ही रखना, क्योंकि इसका मतलब है के अलावा। तो रंगा 5 अदर क्रिमिनल्स के अलावा, इसको साथ ही रखना है इसके। मैं क्या कह रहा हूं, एक्टिव पैसिव का जो बेसिक है वो कवर हो चुका है, अब हमें बस छोटी 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 बातें सीखनी है। इसको करो जरा। आज तो कुछ ज्यादा बेइज्जती हो गई यार, है ना, यू के साथ हैज लिख दिया। टाइपिंग एरर मान लेना यार, उसको ऐसे किसी को कहना मत, अमन सर ने यू के साथ हैज पढ़ा दिया था, ऐसे मत कह देना यार, बहुत बदनामी होगी, सच बता रहा हूँ भाई, किसी को मत बोलना यार, ठीक है, किसी को मत बताना प्लीज। वो वाले सर हैं, वो अमन वशिष्ठ, अपने आप को वो अंग्रेजी का तोप समझते हैं, यू के साथ हैज लिख दिया उन्होंने आज क्लास में। चलो आओ। दे किल्ड द फेरोशियस लायन विद अ स्पीयर, दे किल्ड द फेरोशियस लायन विद अ स्पीयर। अब यहां पे मुझे बताओ, ऐसा बनाए, द फेरोशियस लायन विद अ स्पीयर वाज किल्ड बाय देम, बोलो क्यों? अभी तक क्या था, जैसे यहां पे बिसाइड 5 अदर क्रिमिनल्स था, मैंने कहा था रंगा के साथ रखना, मैंने कहा था विद अलॉय व्हील कार के साथ रखना, इसमें नहीं रखोगे साथ इसके? कार विद अलॉय व्हील्स का मतलब होता है वो गाड़ी जिसमें अलॉय व्हील हो ना। लाइन विद स्पीयर अगर तुम इसके साथ रख दोगे तो पता मतलब क्या हो जाएगा, वो शेर जिसके पास भाला था। मैन विद अ बैग का मतलब होता है वो आदमी जिसके पास बैग है। मैन इन रेड स्वेटर का मतलब वो आदमी जिसने लाल स्वेटर पहन रखी है। अगर तुम ये विद स्पीयर को लाइन के लिए मान लोगे कि विद स्पीयर लाइन के लिए आया, तो इसका मतलब हो जाएगा वो शेर जिसके पास भाला था। अब मुझे बताओ, शेर के पास भाला था कि तुमने मारा शेर को भाले से? अरे बोलो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये फरोशियस खूंखार मतलब होता है, इसका एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये विद प्रीपोजिशन और ये स्पीरियस का ऑब्जेक्ट है। इस बार ये एडजेक्टिव की तरह से काम नहीं कर रहा, ये एडवर्ब मैनर है, वाई का रिप्लाई इसको कहते हैं एडवर्ब मैनर। ये इस बार नाउन के लिए नहीं, इस वर्ब के लिए है। वर्ब से कैसे का जवाब है, हाउ, कैसे मारा, भाले से मारा। तो इसको इस बार लाइन के साथ मत पटक देना, कहीं इसके साथ ही ले जाओ, इसको सब्जेक्ट बना दो, तो उसका मतलब हो जाएगा वो शेर जिसके पास भाला था। एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर आपने एडवर्ब चैप्टर पढ़ा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर लगाए जाते हैं कहां पर, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद, तो ये लास्ट में ही पटके जाएंगे। तो यहां पे इसका जो पैसिव है वो बनेगा द फेरोशियस लायन,
द फेरोशियस लायन वॉज किल्ड, क्योंकि V2 है, पहले पास्ट इंडेफिनिट है, बाद में पास्ट बनेगा, क्या बनेगा, वॉज किल्ड बाय देम विद अ स्पीयर। अब ये बाय देम जो है यहां पे भी रख लेते हैं, बाय देम को लास्ट में भी ले सकते हो, दोनों चीजों से सही हो जाएगा ये। द फेरोशियस लायन वॉज किल्ड बाय देम विद अ स्पीयर, द फेरोशियस लायन वॉज किल्ड विद अ स्पीयर बाय देम। चाहे आप इसको यहां रख लो, चाहे आप इसको यहां रख लो, दोनों ठीक है, लेकिन अक्सर अक्सर बाय देम को लास्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा। जनरली ये जो बाय देम है आपको जनरली लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये गलत नहीं है, मतलब ऐसा कोई कह दे कि बाय देम यहां रखना गलत होता है तो वो कोई बात नहीं। आ रही है बात समझ में? चाहे आप यहां पे रख दीजिए, चाहे आप यहां पे रख दीजिए, बोथ आर करेक्ट। समझ में आई बात? आपको आंसर में लास्ट में रखने वाले को प्रेफर करते हुए दिखेंगे। कभी कभार मान लो बाय चांस ये ऐसा आ गया कि दोनों जगह रखा हुआ, तो आंसर में अक्सर बाय देम को लास्ट में रखना प्रेफर करते हुए मिलेंगे आपको। आइए इसको सोचिए एक बार थोड़ा ध्यान से। पोल चलाने की तो नौबत ही नहीं आने दी तुमने। थोड़ा सोचो एक बार, सोचो, देखो आंसर ए, आंसर डी है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूं, आंसर डी है। अब सोचो कि आंसर ए क्यों नहीं है, आंसर बी क्यों नहीं है, आंसर सी क्यों नहीं है? क्या कोई और इससे बेटर ऑप्शन हो सकता था? आराम से एक बार थोड़ा सोचो। पीछे ए लगाना भूल गए। द फेरोशियस लायन वाज किल्ड विद अ स्पीयर, और लगा लो। अब देखो आंसर मैंने बोल दिया कि आंसर डी है, फिर भी लोगों को कुछ मेरे पे शक है कि सही नहीं बता रहा भाई ये, कुछ तो गड़बड़ है। मैं यार तुम्हें सच बोलूं तो भी तुम्हें दिक्कत है, बताओ। आओ समझते हैं, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, इधर देखो। रिपोर्टर्स वर फॉलोइंग द बॉय हु हैड वॉन द गोल्ड मेडल। रिपोर्टर जो थे वो पीछा कर रहे थे उस लड़के का जिसने गोल्ड मेडल जीता था। इसको कराने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस और कराता हूं। इसको कराने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस और कराता हूं। सेंटेंस देखिए जरा। अगर मैं लिखूं ही टोल्ड मी दैट रजत स्टोल द कार। अब यहां पे दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, एक वर्ब तो ये आ रही है और एक वर्ब ये आ रही है। ही टोल्ड मी दैट रजत स्टोल द कार। ही टोल्ड मी दैट रजत स्टोल द कार। उसने मुझे बताया कि रजत ने गाड़ी चोरी करी है। ही टोल्ड मी दैट रजत स्टोल द कार। इतनी बात आ रही है समझ में? अब यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि वर्ब कितनी आ रही है, कितनी वर्ब आ रही है, दो वर्ब आ रही है। तो दोनों वर्ब के पास क्या ऑब्जेक्ट है क्या? ये टोल्ड वर्ब के पास, वैसे तो अगर आपने थोड़ी अच्छी ग्रामर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अगला पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अभी के लिए मैं मान लूं कि टोल्ड वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टोल्ड वर्ब के पास ये मी ऑब्जेक्ट है, स्टोल वर्ब के पास ये कार ऑब्जेक्ट है, दोनों वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है। तो दोनों के पैसिव करेंगे, जब अपन इसका पैसिव लिखेंगे ना तो दोनों का पैसिव कर देंगे अपन। चेंज द वॉइस है ना, तो दोनों को पैसिव कर देंगे। कैसे? इसका पैसिव कैसे बनाओगे? आई वॉज टोल्ड बाय हिम। आई वॉज टोल्ड बाय हिम। आई वॉज टोल्ड क्यों लिखा ये तो पता चल गया होगा ना, पहले V2 था, पास्ट इंडेफिनिट था, बाद में पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे। आई वॉज टोल्ड बाय हिम। आई वॉज टोल्ड बाय हिम दैट अब यहां पे रजत स्टोल द कार ना लिख के हम लिख देंगे दैट द कार वाज स्टोलन बाय रजत। दैट द कार वाज स्टोलन बाय रजत। बोलो जी, कुछ समझ में आया?
बोलिए। इससे मैंने आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करी है, अगर दो वर्ब हों और दोनों के पैसे पॉसिबल हों तो करेंगे। अगर दो वर्ब हों और दोनों के पैसे पॉसिबल हों तो हम करेंगे। इतनी बात आई समझ में? अब यही बात अपन लेकिन यहां नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? थोड़ा सोचना। क्योंकि इसका तो तुम पैसिव कर दोगे। द बॉय वॉज बीइंग फॉलोड बाय द रिपोर्टर्स, इसका तो पैसिव कर दोगे तुम। द बॉय वॉज बीइंग फॉलोड बाय द रिपोर्टर्स। लेकिन ये जो ध्यान रखना हु है ना, ये जो हु है ये बॉय के साथ ही रखना पड़ेगा आपको। ये जो हु है बॉय के साथ ही रखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपने ग्रामर पढ़ी है, हु हुम ये सब क्या है, ये एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसी नाउन की विशेषता बताने के काम आते हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा विद अलॉय व्हील साथ में रखना, भैया दूर मत पटक देना, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है उसके लिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम करती है, ये इसके साथ ही लिखी जाएगी। हाँ कि ना? तो ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो हु हैड वॉन द गोल्ड मेडल है, ये बॉय के लिए एडजेक्टिव फ्रेज है, तो इसके साथ ही रखना पड़ेगा। और जब तक ये बॉय के साथ रहेगा तो यहाँ से हु नहीं हट सकता, क्योंकि बॉय इस काम का डूअर है। हु लगेगा कि हुम लगेगा, ये इस बात पे निर्भर होता है ना किसके लिए लगा रहे हो। बॉय जो है वो गोल्ड मेडल जीतने का डूअर है ना? तो यहाँ पे हु ही रहेगा। और जब तक यहाँ पे हु रहेगा तो यहाँ पैसिव कैसे कर सकते हो? पैसिव तो तब होता ना, द गोल्ड मेडल हैड बीन वॉन बाय द बॉय, ऐसा कुछ होता तब तो लगाते पैसिव। अब ये बॉय के हु साथ में चिपका रहेगा और हु चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बॉय इसका डूअर है, तो इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अगर ऐसा कर दिया द बॉय हु हैड बीन वॉन, तो इसका मतलब लड़का जीत लिया गया। इस वाले पार्ट का पैसिव हो ही नहीं पाएगा, तो स्टार मार्क करके नीचे लिख लीजिएगा, एडजेक्टिवल क्लॉजेस का जनरली पैसिव नहीं हो पाता। एडजेक्टिवल क्लॉजेस का आमतौर से पैसिव नहीं हो पाता। अब यहां पे क्या ये एडजेक्टिवल क्लॉज था? नहीं। अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है। ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आगे पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। धीरे धीरे ये चीजें और पकड़ में आने लगेंगी। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, वर्ब फॉलोइंग है, पास्ट कंटिन्यूअस है। वर्ब फॉलोइंग है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो कैसे बनता है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव? फॉलोइंग का फॉलोड तो हो ही जाएगा, साथ में बी की फॉर्म प्लस में आईएनजी का स्ट्रक्चर बनाना है, पास्ट में बनाना है, तो वॉज वर्ब प्लस में बीइंग बनेगा। वॉज वर्ब प्लस में बीइंग आए, वॉज वर्ब प्लस में बीइंग आए और फिर फॉलोड आए। इसमें तो वॉज फॉलोइंग एक्टिव का एक्टिव छोड़ दिया, गलत हो गया। वॉज वर्ब प्लस में बीइंग आए, वॉज वर्ब प्लस में बीइंग आए। अब देखो पहले अगर बॉय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट बनेगा, पहले भी रिपोर्टर सब्जेक्ट अब भी रिपोर्टर सब्जेक्ट, तो इसको तो गलत कर दूं, रेस से बाहर हो गया। अब टक्कर बची इन दोनों में। अभी मैंने बोला कि ये हु अगर तुमने इसके दूर लिख दिया तो ये तो रिपोर्टर्स के लिए आने लग जाएगा। अगर हु तुमने यहां लिख दिया तो ये रिपोर्टर्स के लिए आने लग जाएगा, जबकि मैंने हु लगाया बॉय के लिए। हाँ कि ना? तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको ये वाला टिक करना पड़ेगा, ये वाला पॉसिबल नहीं। हाँ जी, समझ में आया? एक और पैसिव है यहाँ पे, क्लास में मुझे लगता है एक या दो ही बच्चे लिख पाएंगे उसको, करो कोशिश। एक पैसिव और है जो आपको मतलब ये चीजें ठीक सेट कर देगा, जो ग्रामेटिकली फिर भी वो सही नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा कोशिश करो। दो एक बच्चे लिख देंगे क्लास में वो, फिर मैं लिखूंगा। पूरा 1-1.5 मिनट दे रहा हूं, मजा आ जाएगा। अगर क्लास में एक दो बच्चों ने वो लिख दिया ना, करो कोशिश। इससे अलग बनेगा वो पैसिव। बी आदित्य, इसका तो मीनिंग ही गलत हो गया ना बच्चे। रिपोर्टर्स का पीछा किया जा रहा था बॉय के द्वारा, मीनिंग भी सही निकलेगा, टेंस भी सही निकलेगा, ग्रामर भी सही निकलेगी, लेकिन फिर भी वो सही नहीं होगा। मतलब सही होगा लेकिन प्रेफर नहीं होगा। करो कोशिश एक बार। इन चारों में वो ऑप्शन है ही नहीं भैया, इन चारों में वो ऑप्शन है ही नहीं। एक लड़के ने बना भी दिया, एक लड़के ने बना भी दिया। एसके तुमने सोचा सही, लेकिन आगे वॉज फॉलोड वाले में गलती कर दी।
द बॉय के साथ बच्चे हुम आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेडल जीतने का वो डूअर है, हुम लग ही नहीं सकता, वहां आएगा हुई हमेशा। आंसर देखो, जो आंसर देखो, इधर देखो, आंसर लिखता हूं, तुम अपनी कॉपी में लिखो साथ साथ ना, फिर तुम्हें पता चलेगा क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ऐसा पैसे बना दो, अगर मान लो ऐसा पैसे बना दो, द गोल्ड मेडल, ये जीएम मतलब गोल्ड मेडल, द गोल्ड मेडल हैड बीन वॉन, द गोल्ड मेडल हैड बीन वॉन बाय द बॉय, द गोल्ड मेडल हैड बीन वॉन बाय द बॉय who was being followed by the reporters। समीम और एक और लड़के ने बना दिया था जी। द गोल्ड मेडल हैड बीन वॉन बाय द बॉय हु वाज बीइंग फॉलोड बाय द रिपोर्टर्स। दोनों के पैसिव कर दिए, हु वाली बात भी ठीक है, बॉय के साथ ही रह गया है ना, लेकिन बच्चे फिर भी ये सही नहीं है, फिर भी ये सही नहीं है। जैसे मैंने आपको एक बात बोली, जैसे इस सेंटेंस में कि आपको पैसिव करते समय सब्जेक्ट बनाना जो वर्ब का ऑब्जेक्ट था, पहले जो पहले वर्ब का ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाना, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना। सेम बात यहां पे, जब पैसिव करोगे तो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना, एडजेक्टिवल क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मत बना देना। ये तो एडजेक्टिवल क्लॉज है ना, अब एडजेक्टिवल क्लॉज में जो वर्ब आ रही है उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मत बना देना। सुनने बोलने में ठीक लगेगा, मीनिंग भी सही है इसका। गोल्ड मेडल उस लड़के के द्वारा जीता गया था जिसका पीछा किया जा रहा था रिपोर्टर्स के द्वारा। मीनिंग भी ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, लेकिन हुआ पता क्या, इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें आपने सारा स्ट्रेस ही चेंज कर दिया। एक बात बताओ, पैसिव क्यों बनाते थे? पैसिव बनाते थे रिसीवर पर स्ट्रेस डालने के लिए। पहले रिसीवर था बॉय, आप चाहते थे कि इस रिसीवर पर मैं स्ट्रेस डाल दूं, लेकिन आपने बॉय पर स्ट्रेस ना डाल के बॉय के लिखे गए एडजेक्टिवल क्लॉज के आई वर्ब के ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस डाल दिया कि गोल्ड मेडल किसने जीता था। गोल्ड मेडल तो भैया उस लड़के ने जीता था जिसका पीछा किया जा रहा है। कुछ आ रही बात समझ? मान लो कोई पूछे अरे यार ये रिपोर्टर इसका पीछा क्यों कर रहे हैं, रिपोर्टर क्यों पीछा कर रहे हैं इसका, तो आपने पैसे कर, अरे गोल्ड मेडल जीता गया था इस लड़के के द्वारा जिसका पीछा रिपोर्टर कर रहा है। आपने गोल्ड मेडल पे सेस डाल दिया, जबकि मुझे क्या करना था, मुझे बॉय पे सेस डालना था कि कौन से लड़के का पीछा किया जा रहा है, वो लड़का जिसने गोल्ड मेडल जीता था पीछा किया जा रहा है उसका। मुझे लड़के पे सेस डालना था और मैंने टाप दिया गोल्ड मेडल पे। रीजन भी समझना जरूरी है। आइए इसको कोशिश करिए जरा, आपको मैं हिंट दे देता हूं, अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो ये ही आपका सब्जेक्ट है, ये लैंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है उधार देना, और ये एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, दो दो ऑब्जेक्ट रखती है। ये मी इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मनी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। 1 मिनट आप कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूं। स्पाइकर बच्चे मैंने 1-2 बार बोल दिया, देखो आंसर कमेंट मत किया करो, 1-2 मिनट तो लोगों को सोचने दिया करो यार, है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले यूट्यूब से भी कर रखा है या मेरे यूट्यूब से नहीं करा, उन्हें आता ही है पहले से, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारे छोटे भाई बंधु है ना, इन्होंने भी एडमिशन लिया, पैसे दिए, थोड़ा सा रुक जाएगा। हाँ जी, श्रेया कह रही है आप बहुत ज्यादा बदल गए हो सर। क्या कहना चाहते हो श्रेया जी, क्या कहना चाहते हो? पॉजिटिव सेंस में बदल गया हूं कि नेगेटिव सेंस में बदल गया हूं, कहना क्या चाहते हो? अच्छा, पहले बहुत डांटते थे, क्या करें, पहले बीवी बहुत कूटती थी, उनका गुस्सा तुम पे निकालता था, दे बेलन दे चप्पल रोज लिटा लिटा के कूटती थी, अब उन्हें बंद कर दिया है तो गुस्सा कम आता है, और क्या बोलूं, आ जाओ। ही लेंट मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, ठीक है। सिद्धार्थ मांझा, वर्ब चलती है लैंड लेंट लेंट लेंटेड, नहीं घर से ही याद कर ली क्या? चलो अब एक बात समझो, इस वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट है, अगर इस वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट हैं तो इसके पैसे भी तो 2 पॉसिबल हो जाएंगे। अगर इस वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट हैं तो पैसे भी तो 2 पॉसिबल हो गए ना, क्योंकि मेरे पास, मेरे पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। अब कितने ऑब्जेक्ट है?
अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसके सब्जेक्ट बनने के भी तो दो ऑप्शन हो गए ना। एक बार सम मनी को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, एक बार तो सम मनी को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, और एक बार आई को भी तो सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। आगे स्ट्रक्चर सेम आएगा, सम मनी वॉज लेंट, पहले पास्ट इंडेफिनिट था, अब भी पास्ट में ही जाएगा, वॉज लेंट हो जाएगा, इधर भी वॉज लेंट हो जाएगा। कुछ आ रही बात समझ में? अब एक बात समझना, लास्ट में बाय हिम ही आएगा दोनों में। सम मनी वॉज लेंट, सम मनी वॉज लेंट और आई वॉज लेंट, सम मनी बाय हिम तो दोनों में आएगा, बाय हिम तो दोनों में आएगा। अब दोनों में यहां पे क्या स्ट्रक्चर चेंज होगा उसको देख, थोड़ा सा उसको देखना। अब हुआ क्या, आपने एक बार तो बनाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाई थी, मैंने कहा था यहाँ पे प्रीपोजिशन अंडरस्टूड होती है ना। ही लेंट सम मनी टू मी, वो टू मी ना यहाँ पे छुप जाता है। जब आप इसको जैसे होता ना, ही गेव मी अ बैग, गेव व्हाट बैग, टू हुम, टू मी, वो ना प्रीपोजिशन छुप जाती है। लेकिन अब तो ये डाई ट्रांजिटिव नहीं रही। डाई ट्रांजिटिव कब होती है? जब वर्ब के बाद दोनों ऑब्जेक्ट रखो। अब तो ये डाई ट्रांजिटिव नहीं रही। अगर ये डाई ट्रांजिटिव नहीं रही, और अब इसके बाद अगर तुम ह्यूमन बीइंग पुट करने की कोशिश करोगे तो वो टू अब प्रकट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? सम मनी वॉज लेंट टू मी बाय हिम। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसका ऑब्जेक्ट तो मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए है ना, यहाँ टू, यहाँ कोई प्रीपोजिशन अंडरस्टूड थोड़ी है, वो मी से पहले अंडरस्टूड है ना, इसमें तो कोई प्रीपोजिशन अंडरस्टूड नहीं थी। तो ये सीधा का सीधा लिखा जाएगा आई वॉज लेंट समवन। अब यहाँ पे स्टार मार्क करके दो बातें लिखनी है। एक तो ये बात लिखनी है कि इन तीन बातें लिखनी है यहाँ पे। पहली बात, डाई ट्रांजिटिव वर्ब के दो पैसिव पॉसिबल होते हैं। नोट से बनाओगे तो तीन बातें लिखनी है। पहला पॉइंट, डाई ट्रांजिटिव वर्ब के दो पैसिव पॉसिबल होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के। सही दोनों होते हैं, लेकिन पेपर में दोनों आ जाए तो प्रेफर करिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाला प्रेफर करेंगे। ठीक। दूसरी बात, पहली बात क्या, डाई ट्रांजिटिव वर्ब के दो पैसिव पॉसिबल होते हैं। दूसरी बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाला प्रेफर किया जाता है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ आता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना प्रीपोजिशन के आता है। क्यों आता है वो भी बता दिया, क्योंकि यहाँ पे वो टू अंडरस्टूड थी, वो यहाँ पे प्रकट हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई प्रीपोजिशन अंडरस्टूड नहीं थी, तो सीधा लिख सकते हो। बड़ी क्रूशियल बात, मैंने आपको एक बार क्लास में बोला था, पैसिव में जाकर हर वर्ब इन ट्रांजिटिव हो जाती है, पैसिव में जाके हर वर्ब इन ट्रांजिटिव हो जाती है, याद आया। लेकिन अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी, पैसिव में जाके हर वर्ब इन ट्रांजिटिव क्यों हो जाती थी? पैसिव में जाके हर वर्ब आखिर इन ट्रांजिटिव क्यों हो जाती थी? वो इसलिए हो जाती थी क्योंकि जैसे मैंने लिखा मोहन बॉट अ बैग, मैंने लिखा मोहन बॉट अ बैग, ये लिख दिया मैंने, मोहन बॉट अ बैग, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो बैग सब्जेक्ट बन जाता था, ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता था, नाउन नहीं खत्म हो जाते थे। लेकिन यहां पे इसको जब मैंने मी को सब्जेक्ट बनाया तो एक नाउन तो फिर भी बच गया ना सेंटेंस में। इसलिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब के केस में ऐसा हो सकता है कि पैसिव बनने के बावजूद भी वर्ब ट्रांजिटिव रह जाए। समझ में आया? अब एक ये लास्ट सेंटेंस है, ये तुम करके दिखा दो, फिर आज के लिए छुट्टी। 2 मिनट लगेंगे कुल, जल्दी से इसको करके दिखा दो। राजेश सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब होगी, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना, स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव बन गया। राजेश टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, राजेश टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, राजेश ने हमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो, दो पैसे बनेंगे, एक तो बना दें एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसको सब्जेक्ट बना के, और दूसरा वी, इसको सब्जेक्ट बना के। लास्ट में बाय राजेश दोनों में आएगा, लास्ट में बाय राजेश दोनों में आएगा। टोल्ड का वॉज टोल्ड और इसमें वर टोल्ड, पास था ना, इसमें सिंगुलर क्यों आया, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसमें प्लूरल क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, वी वर टोल्ड। अब देखना, जब यहाँ पे अस का, ये जब आप इसको इंटरेस्टिंग स्टोरी का सब्जेक्ट बना, जब अस लिखोगे ना तो वो जो टू अंडरस्टूड था वो प्रकट हो जाएगा। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय राजेश। लेकिन इसमें आप सीधा लिखोगे वी वर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो पहली बात क्या थी, डाई ट्रांजिटिव के दो पैसिव पॉसिबल होते हैं। दूसरी बात क्या थी कि जब आप दूसरी बात क्या थी कि इनडायरेक्ट वाले को प्रेफर किया जाता है। तीसरी बात क्या थी, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो और यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, वो प्रीपोजिशन के साथ आएगा, बिना प्रीपोजिशन के आएगा। तीसरी बात, जनरली वर्ब का जब पैसिव करते हो तो वो इंट्रांजिटिव हो जाती है, लेकिन अगर डाई ट्रांजिटिव का पैसिव हो तो एक ऑब्जेक्ट बच सकता है, यानी पैसिव होने के बावजूद वर्ब ट्रांजिटिव रह सकती है। ठीक है जी, चलो जी, आज की अपनी कथा का समापन करते हैं। अच्छे से रिवाइज करिएगा, ढंग से नोट्स बनाइएगा। AVS 10 मेरा कोड है, अपने दोस्तों को बता सकते हो, मैंने बैच का लिंक भी ऊपर पिन कर रखा है।
इसमें मेरे सारे बैचेस नजर आते हैं, कंप्लीटेड भी चल रहे हैं, जो आएंगे भी सब बैचेस इसके अंदर नजर आते हैं इस लिंक के थ्रू। ठीक है, रिवाइज कर लेना। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चे, 15 क्लास लगा लो, वॉइस नरेशन में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ये 15 क्लास लगा, एक सिंगल एक नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कल।